मॉर्निंग फ्रॉम रक्सौल बिहार। तो अपन ने जैकेट वैकेट तो डाल लिया है, ये देखो दिख रहा है पीछे। हाँ, तो जैकेट डाल दिया, रेडी हो चुके हैं, फ्रेश हो लिए हैं। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और निकल रहे हैं हम यहाँ से नेपाल के लिए। तो बस बुलाया है किसी को, वो आते हैं, नीचे सामान पहुँचाते हैं, बाइक पे लोड करते हैं और निकलते हैं। तो आज मुलाकात होगी नेपाल में, चलें? चलो। ओके भाई, सो ऑल सेट फॉर द राइड। अपना बैग हो गया है पैक, टॉप बॉक्स सॉरी टैंक बैग लग गया है, ये रहा अपना हेलमेट। बस अब पहनते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो मिलते हैं आपसे रास्ते में। गेट से निकले, जैसे ही होटल से निकले, निकलते के साथ में ये पड़ गया आपका रेलवे क्रॉसिंग। तो अभी एक इंजन निकला है इधर से, अब पता नहीं ट्रेन आती है नहीं आती है। टाइम कितना हो रहा है? 7 बज गया, यानी 6:30 पे हम रेडी हो चुके थे। फिर हमने इंतज़ार किया कि होटल में कोई किसी को भेजे, किसी ने किसी को भेजा ही नहीं। हमने कहा भाई अपना सामान खुद उठाओ, निकलते हैं। लो भाई, आने लग गई लगता है कोई ट्रेन, तो वेट करते हैं। तो भाई फाइनली, अगर ये दिख रहा हो, फ्लैग इसमें कैप्चर हो रहा हो, तो हम एंटर करने वाले हैं नेपाल। सो ये रहा जी गेट, ठीक है। और बस यार अब पहुंच ही गए, है ना। तो जो ये एरिया होने वाला है यहाँ, यानी कि जहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं, वो है बीरगंज नेपाल, ठीक है। तो हम बीरगंज नेपाल में एंटर कर चुके हैं आई थिंक। तो अब देखना है कि भंसार बनता किधर है, तो आई थिंक आगे बनेगा। तो ये जो है, ये एरिया आपका हो गया नो मैंस लैंड, काइंड ऑफ अ नो मैंस लैंड, ठीक है। तो ये बैरिकेड्स आपको दिख रहे होंगे, ये जो है, तो ये वाले जो बैरिकेड्स हैं, ये आपका रात में बंद हो जाते हैं। तो हाँ, ये लिखा है बीरगंज भंसार कार्यालय, तो इधर पे है, भंसार बनेगा यहाँ पे। चलो जी, चलते हैं। तो जैसे ही आप लोग नेपाल बॉर्डर के अंदर आते हो, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे कस्टम्स पड़ेगा। तो सामने से मैंने इस तरीके से एंट्री किया, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो ये वाला जो एरिया है, ये स्पेसिफिक है जो इंडिया से नेपाल जा रही हैं और एक दिन से ज़्यादा के लिए जा रही हैं, तो उसमें आपको भंसार रिक्वायर्ड है। और सेम वो वाला एरिया जो आप देख रहे हो सामने, वो है नेपाली गाड़ियों के लिए, ठीक है। तो बाइक फ़िलहाल अभी यहाँ पर खड़ी की है, एक पर्ची बनी है यहाँ पर, ठीक है। पर्ची बनी है तो RC गई है अंदर। तो यहाँ पे एक मेरे को मिल गया था बंदा, उसने कहा भैया मैं करवा दूंगा 100 रुपये दे के, 100 रुपये इंडियन रुपीज़, ठीक है। तो वो दे के वो करवा देगा। तो वो अंदर गया हुआ है, तो अभी जब लेकर के आता है तब दिखाता हूँ। तो भाई कुछ इस तरीके का है भंसार, ये कट्टी है पर्ची, और उसके बाद ये रहा भंसार। तो आपका ये हो गया नाम वगैरह, ये हो गया व्हीकल डिटेल, और कितनी तारीख को बना था, तो ये आ गया आज का तारीख, और कितने दिनों के लिए है। सो ये रहा 5 दिन। चलो अब आगे चलते हैं और कैश चेंज करवाते हैं। तो भाई फ़िलहाल अभी हमने करेंसी एक्सचेंज करवाई है, तो हमको जो रेट मिला है वो मिला है 1.61 का। तो मैंने हाल फ़िलहाल अभी 8,000 रुपये चेंज करवाए हैं, जिसका मुझे मिला है 12,880 रुपये। और 5 दिन का भंसार जो हमको पड़ा, वो 150 रुपये पर डे के हिसाब से आप वो काउंट कर लेना, मैंने आपको दिखा दिया था। इसके अलावा अभी हम खड़े हुए हैं बॉर्डर पे, पीछे आपको दिख रहा होगा जो थोड़ा सा ब्लर में है, तो हम बॉर्डर पे हैं। जस्ट हमने क्रॉस किया है। यहाँ से काठमांडू अप्रॉक्स 140 या 150 किलोमीटर के करीब है, जिसमें टाइम जाएगा कम से कम 5 से 6 घंटा। तो अभी फ़िलहाल चाय पीने के लिए रुके हैं पीछे एक टपरी में, और चाय पीते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो भाई फ़िलहाल निकलते हैं यहाँ से, चाय वगैरह पी ली है हमने, अच्छी चाय बनाई थी। सो जो चाय का प्राइस था वो था 10 नेपाली रुपये, सॉरी 20 नेपाली रुपये, यानी अपना इंडिया का हो गया ऑलमोस्ट कितना 7 साढ़े 7 रुपये के करीब। तो देखते हैं कितना खर्च होता है।
4 दिन के हिसाब से हमारे पास में 12,000 रुपये हैं, तो डेली का ऑलमोस्ट मैं लेके चल रहा हूँ कि 2,000 रुपये का भी खर्चा अगर आता है तब भी कुछ पैसे बच जाने चाहिए। अब आगे से जैसा मैं बता रहा था, यहाँ से अब हमारा जो टोटल डिस्टेंस है वो है 147 किलोमीटर, 4 घंटा 38 मिनट दिखा रहा है, और हमें लेके जाएगा ये बीरगंज बाईपास से। तो लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम, शुरू करते हैं आज का सफ़र। चलो। अगर ठंड की बात की जाए तो अगर मैं इसको कंपेयर, मतलब यहाँ पे बीरगंज नेपाल में अगर मैं इसको कंपेयर करूँ दिल्ली से, तो भाई ठंड तो नहीं है, सेम मौसम ऐसा ही है लखनऊ जैसा, तो बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। दिल्ली में तो भाई हड्डी कपाने वाली ठंड थी, यहाँ नहीं है फिलहाल। अब एक नर्वसनेस ही ये है भाई, फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल राइड है, बाई रोड राइड है। पहले मैं गया हूँ बाइक वगैरह से, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। लेकिन जब आप बाइक से जाते हो ना भाई, तो वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है। क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, किस तरीके के लोग हैं। अभी तक तो देखो, क्योंकि बॉर्डर के पास में है तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे लोग मुझे बाहर से मिल रहे हैं जिनकी शॉप्स थी नेपाल के अंदर। आगे कैसे लोग चलते हैं कैसे नहीं चलते हैं कुछ नहीं पता, काठमांडू कैसा होगा कुछ नहीं पता। आप जो वीडियोज़ में देखते हो और जो आप से एक्सपीरियंस करते हो, दोनों में बहुत फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा। तो हाल फिलहाल भाई सुबह के बज रहे हैं 8। हमें प्रसार कार्यालय में जो समय लगा वो लगा था अप्रॉक्स 10 से 15 मिनट, 10-15 मिनट में हमारा बन के आ गया था। तो मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि सुबह का टाइम शायद सबसे अच्छा टाइम होता है प्रसार बनवाने के लिए, क्योंकि लोग बहुत कम होते हैं और मेजॉरिटी ऑफ लोग जो इस टाइम पे बिहार नेपाल के लिए जा रहे हैं वो है बिहार से। मतलब बहुत सारी बिहार की गाड़ियाँ थी भाई, बहुत सारी 4 व्हीलर, मेजॉरिटी क्या मतलब 99% तो 4 व्हीलर ही थी। मुझे से मेरी ही बाइक थी अकेली वहाँ पे जब मैं भंसार बनवाने गया था, बाकी तो लोकल बाइक्स थी। तो मेरे हिसाब से सुबह का टाइम सबसे बेस्ट है। तो चलो पहुँचते हैं और मिलते हैं आपसे कहीं रास्ते में, चाय पी लिए, चलते हैं कुछ खाने के लिए हल्का फुल्का। से बात की जाए रोड ट्रांसपोर्टेशन की, तो अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो, बाइक से आ रहे हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं, आपने भंसार बनवाया आप आ गए। मान लो कि अगर आप पैदल आ रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके आ रहे हो, तो एक तो आप आ सकते हो रक्सौल। तो रक्सौल में जो रेलवे स्टेशन है वो है रक्सौल जंक्शन। आपके यहाँ से आपको कनेक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी, कनेक्टिविटी डायरेक्टली रक्सौल जंक्शन की है या नहीं, और अगर नहीं है तो रक्सौल जंक्शन तक आप आ सकते हो ट्रेन से। और बाई रोड में लाइक बहुत सारी रोडवेज की बसेज हैं जो कि आपको रक्सौल पहुँचा देती है। रक्सौल आने के बाद में आप अपना बॉर्डर क्रॉस करते हो, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में हार्डली आप 1 किलोमीटर की तरफ 1 किलोमीटर अंदर चलोगे, अंदर चलने की भी ज़रूरत नहीं आपको बहुत सारे ई रिक्शा के ऑप्शन मिल जाएंगे जो आपको बॉर्डर क्रॉस करवा देंगे। तो आप अंदर आते हो, अंदर आने के बाद में आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं, लाइक ये देखो बस जाती है, ये काठमांडू तक की बसेस यहाँ से अवेलेबल है, बहुत सारी बसेस हैं, बहुत सारी बसेस हैं, मतलब लाइन से लगी होती है। उसके अलावा आपको टैक्सी भी मिल जाएगी, शेयर टैक्सी, आपको प्राइवेट टैक्सी बुक करनी है तो उसके भी आपको साथ मिल जाएंगे। बीरगंज से जब आप निकलोगे हाईवे, मतलब 4 लेन ख़त्म हो चुका है अभी, और सिंगल लेन पे ही चल रहे हो। और ये जो आपको लेफ्ट और राइट का एरिया में दिख रहा है ना, ये है पारसा नेशनल पार्क। तो पीछे बॉर्डिंग लगी हुई थी लाइक हाथी और लाइक 12 से 10 और, तो थोड़ा सा आराम से चलाने वाला है यहाँ पे भी। और ये ऊपर से जो रोड है ना, ये भी बड़ी अनइवन है। अगर आपको दिख रहा हो कैमरे में, मुझे नहीं पता कितना जस्टिस कर रहा है, लेकिन बड़ी अनइवन सी सड़क है, ऊपर नीचे ऐसे वाली। अच्छा, एक मेजर चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया भाई, अगर आप मोटरसाइकिल से आ रहे हो ना, अगर आप राइड कर रहे हो नेपाल में, तो प्लीज़ इंश्योर करना कि आपके मोटरसाइकिल में ना साइड मिरर्स होने चाहिए। अगर साइड मिरर नहीं है आपकी मोटरसाइकिल में तो भाई चालान है उसमें। ये बात मुझे कई लोगों ने बताई थी पहले भी, और आज जब मैं एंटर किया हूँ तो मैंने क्रॉस चेक भी किया
पुलिस वालों ने भी कहा कि हाँ भाई इस पर चालान है। तो हमने दिल्ली वैली से या बाकी जो हमारे राइडर भाई लोग हैं, जो जिसमें कई लोग मिरर हटा देते हैं, तो प्लीज़ भाई अगर यहाँ आ रहे हो तो साइड मिरर के साथ आना, ये आपकी सेफ्टी के लिए भी अच्छा है और आपको चालान से मिल जाएगा। रिसेंट अपडेट ये है कि अभी हमें 64 किलोमीटर और जाना है, और रक्सौल से निकलने के बाद में जितना भी आपने देखा, कुछ टाइम तक तो हाईवे जो था एकदम प्लेन एरिया में था, और हम बीच में एक जंगल के बीच से भी निकले, लाइक विभाग था, मैं नाम भूल गया लेकिन मैंने बता रखा है आपको। तो अभी क्या है यार, देखो रोड कंडीशन की बात करूँ तो रोड कंडीशन अच्छी है, मैं ये नहीं कहूँगा ख़राब टूटी हुई रोड है, रोड सारी बनी हुई है। हाँ, बीच बीच में थोड़ा अनइवन है, वो समझ में आता है, लेकिन ठीक है, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी तक जितना भी मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इस बीच में मुझे कहीं पे भी ख़राब पैच नहीं मिला, बस बीच बीच में एक आधे छोटे छोटे, लाइक जैसे 50 मीटर 100 मीटर का ख़राब पैच, दैट्स इट, उसके अलावा नहीं है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। मतलब मुझे ये लग रहा था कि यार रोड कंडीशन बहुत बुरी ना हो, क्योंकि मतलब कुछ एक वीडियोस मैंने देखे, लेकिन हाँ ये भी हो सकता है कि जैसे सुनौली वाला रास्ता है, सुनौली बॉर्डर से जो जाता है काठमांडू के लिए, हो सकता है कि उसमें दिक्कत हो, लेकिन रक्सौल वाला रास्ता मतलब मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि अगर आप गाड़ी से आ रहे हो या बाइक से आ रहे हो तो आप रक्सौल बीरगंज वाले रास्ते से एंट्री कर सकते हो। और ये रास्ता आपको समय तो देखो लेगा यार, पहाड़ी एरिया है तो समय तो लगेगा, लेकिन हाँ ये है कि रास्ता सही है, छोटा रास्ता है और आप समय से पहुंच जाओगे। तो दो रास्ते कटते हैं जब आप बीरगंज से निकलते हो, एक जो आपको दिखाता है वो दिखाता है 281 किलोमीटर के अप्रॉक्स, और दूसरा जो रास्ता है वो है 140 किलोमीटर। तो मैंने छोटा वाला ही रास्ता लिया है और मैं उसी रास्ते से जा रहा हूँ। अभी जैसा मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि रास्तों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी कुछ किलोमीटर पहले से देखो, ये देखो इस तरीके से शुरू हो गया है। तो ये मेरी तीसरी या चौथी वाटर क्रॉसिंग होने वाली है। तो अब लेके प्रभु का नाम निकल लो भाई, पहुंच गए। सो क्या है कि हालांकि ये पैचेस बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे पैचेस हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक पैचेस हैं। मान लो 50 मीटर 100 मीटर का पैच आ रहा है, ठीक है, तो उसमें जो पत्थर पड़े हुए हैं ना, वो पत्थर ऐसे हैं कि लिटरली आपके बाइक का या टायर कार का टायर काट देंगे, नुकीले पत्थर। तो बहुत हिसाब से चलना पड़ रहा है। ऐसी 3 या 4 वाटर क्रॉसिंग अब तक मैं कर चुका हूँ, और नो डाउट कि 100 किलोमीटर के लिए 5 घंटे क्यों दिखा रहा था, कि यही रीज़न था कि बीच में जो पैच है इसमें आपका स्पीड इतना ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है कि जितना भी आप कवर करने की कोशिश करो वो नहीं हो पाएगा। अब जैसे पहले क्या था, 50-60 मीटर के पैच आ रहे थे, अब आ रहे हैं 100 मीटर 150 मीटर के पैचेस। देख रहे हो आप मेरे सामने, अगर दिख रहा हो तो, ये देखो पूरी कच्ची सड़क हो गई है, आगे वो पूरा टूटा हुआ एरिया है। तो यही एक रीज़न है कि इतना ज़्यादा टाइम दिखा रहा हुआ है। अब छोटा रास्ता है तो लोग लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम बचाता है। बड़े रास्ते का लगभग 300 किलोमीटर है, ये उसका आधा रास्ता है, लेकिन वही है कि थोड़ा टाइम टेकिंग वाला रास्ता है। चलो भाई, जो भी है जैसा भी है। पहुंच गए फाइनली भाई काठमांडू, और यहाँ से जो हमारा होटल है अभी दिखा रहा है लगभग 8.2 किलोमीटर्स। और ट्रैफिक के हालात कुछ ऐसे से हैं यहाँ पे। बस यार अब पहुँच के थोड़ा सा करेंगे आराम।
थोड़ा सा जुकाम भी हो गया यार, पता नहीं कैसे, कल तक तो नहीं था, रक्सौल के बाद हुआ है शायद। मौसम बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, एकदम ठंड, फिर लखनऊ में हल्की ठंड, फिर यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा ठंड, यही चल रहा है बस। चलो पहुँच करके करते हैं नाश्ता, मिलते हैं आपसे होटल में। भाई सो हम पहुँच चुके हैं, ये है हमारा होटल, होटल BNB, ठीक है। और वो खड़ी है सामने अपनी बाइक, और कुछ इस तरीके का होटल है, तो अच्छी प्रॉपर्टी है। बाकी एक बार चलते हैं अंदर और आपको रूम टूर करवाते हैं, और उससे पहले दिखाता हूँ आपको यहाँ का गार्डन एरिया। सो ये है रिसेप्शन, और सीधा अंदर जाते ही और ये है अपना गार्डन एरिया, तो यहाँ पे अपना डिनर वगैरह कर सकते हैं। अच्छी जगह है, प्रॉपर्टी सही है, रीसेंट प्रॉपर्टी है, जितने प्राइस पे मैंने लिया है 3 दिनों के लिए। सो ये स्टेयरकेस हैं जो ऊपर आते हैं, और जैसे ही आप आओगे तो सामने एक बालकनी है, तो पहले बालकनी का दिखाता हूँ, जो मैंने आपको अभी पहले दिखाया नीचे से। तो ऊपर से कुछ ये वाला नज़ारा है, ठीक है। तो ये है अपना गार्डन एरिया जो मैंने आपको दिखाया था, तो यहाँ पे जाएंगे शाम में। अब चलते हैं वापस। तो भाई ये है अपना छोटा सा रूम, तो कुछ इस तरीके का है। सबसे पहले सामने एक सिंगल बेड, ये रहा अपना, मैंने वर्क स्टेशन बना लिया है अभी फ़िलहाल, और मैं स्पीड टेस्ट भी कर रहा था। तो भाई डाउनलोड स्पीड देखो, देख रहे हो, डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड भयंकर। तो ये रहा अपना वॉशरूम, छोटा सा वॉशरूम है, साफ़ सुथरा है फ़िलहाल के लिए। तो ये अलमीरा है, तो इसमें अपना पूरा लगेज आ गया है, राइडिंग जैकेट, नीचे सारे बैग्स वगैरह और हेलमेट। तो ये रूम है छोटा सा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रूम टूर होता है ख़त्म। ओके भाई, सो लाइट कंडीशन और मेरे हालात को थोड़ा सा भी भूल जाओ। सो जैसा मैंने बताया, हम सुबह निकले थे रक्सौल से लगभग 7 बजे के करीब, और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1, तो हमें ओवरऑल 6 घंटे लग गए। रास्तों की बात करूं, रास्ते अच्छे थे, स्टार्टिंग में बहुत अच्छे रहे, लेकिन आखिरी के जो 30 से 40 किलोमीटर का जो रास्ता था, उसमें बहुत ऐसे पैचेस थे कि जहाँ पे रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब थे, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब, लेकिन फिर भी ठीक है, मैनेजेबल था। और 6 घंटा 140-150 किलोमीटर के लिए इस कंडीशन के हिसाब से ठीक है, नॉट दैट बैड। होटल डिसेंट है, और हम यहाँ जैसे कि मैंने बताया कि 3 से 4 दिन रुकने वाले हैं, तो आगे जो प्लान्स होंगे उसके बारे में बताऊंगा। तो फिलहाल ये वाला जो व्लॉग है इसको करते हैं यहीं पे ख़त्म, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वाले व्लॉग में। अगले वाले व्लॉग में कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो सब आपको बताऊँगा, ठीक है। तो दैट्स इट, आई थिंक, और ज़्यादा तो कुछ नहीं है। फिलहाल हम जाते हैं, फ्रेश होते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं। शाम को कहीं पे अगर निकला तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, नहीं तो जब भी निकलेंगे तो शेयर करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा ही होगा, तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। प्लीज़ अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बोलो तो सब्सक्राइब द चैनल। धीरे धीरे करके यूट्यूब की फैमिली बढ़ रही है, लेकिन थोड़ा हमें जल्दी करना है, बहुत समय हो गया यार, वेट करते करते अब नहीं होता, प्लीज़ बढ़ाओ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, चलो।